Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my channel Insight Classes Haridwar. देखो जैसा कि हम है ना अभी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं. बेसिकली इसमें मैंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट एंड कंपैरेटिव एनालिसिस विद द यूकैरियोट्स ये देखा, एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड बिफोर ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डोग्मा लाइक द यूनिडायरेक्शनल जीन फ्लो के बारे में मैंने बताया था, फिर टेमिनिज्म के बारे में बताया था, एंड देन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट डिस्कस किया. एंड कुछ ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस आता है यूकैरियोट में, थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि वहाँ पे स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया. आज जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो है जीन रेगुलेशन. यूँ मानो कि मॉलिकुलर जेनेटिक्स का यानी कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, सबसे डिफिकल्ट पोर्शन, बट उसको भी मैं यूँ चुटकी बजाते ही सिंपल तरीके से क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको समझ पाओगे. चलो, यकीन नहीं आता है, पढ़ के देखते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक है जीन रेगुलेशन. पहले ये समझते हैं कि जीन रेगुलेशन का नीड क्यों पड़ता है या जीन रेगुलेशन होता क्या है. जीन रेगुलेशन, अब नाम सजेस्ट कर रहा है कि रेगुलेशन होगा किसका, जीन का, बट क्यों. मान लो कोई पेरेंट 1 एंड ये पेरेंट 2, ठीक है. पेरेंट 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, पेरेंट 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n. इससे क्या बनेगा, गैमेट बनेगा n. यहाँ से क्या गैमेट, यहाँ भी बनेगा गैमेट n. गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, तो ये n हो गया. अब ये जो n नंबर ऑफ गैमेट है इसको आप ऐसे मान लो, दिस इज गैमेट एंड दिस इज मेल गैमेट, ठीक है. अब फ्यूजन हुआ, फ्यूजन का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है जाइगोट, जाइगोट 2n, ठीक है. और देखो ये जो है ना मियासिस का नीड क्यों है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस में भी बताया गया था कि क्रोमोसोमल नंबर को रिटेन करके रखता है ऑफ स्प्रिंग में भी. अब आप बोलोगे गैमेट का तो फॉर्मेशन n में हुआ, बट आगे कैसे ये मतलब क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है. ओरिजिनल पेरेंट 2n, आगे भी हम देखेंगे जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा चाहे मेल या फीमेल, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 2n होंगे, ठीक है. जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो, ठीक, एम्ब्रियो से बन गया फीटस, एंड फीटस से एक यंग इंडिविजुअल बन जाएगा, मतलब एक इंडिविजुअल जो बोलते हैं वो बन जाएगा. तो ये एम्ब्रियो भी क्या हुआ, 2n. एम्ब्रियो से आप सीधे ऐसे लिख लो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात करें तो वो भी 2n. तो कहानी 2n से शुरू हुई, 2n पे खत्म हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ मियासिस. क्योंकि बीच में अगर ये मियासिस नहीं होता, ये जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो वो गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, मियासिस प्रोसेस से होता है, राइट. अब समझो, जीन जैसे मान लो एम्ब्रियो बना. अब एम्ब्रियो बनने के बाद आपको पता होगा कि फीटस में फर्स्ट 2 मंथ्स में ये डेवलपमेंट होता है, 3 मंथ्स में ये होता है, 4 मंथ्स में ये होता है. तो मान लो कहीं पे लिम्ब वाले जीन जो बन रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि लगातार लिम्ब के जीन का या न्यूरल ट्यूब बन रहा है तो न्यूरल ट्यूब ही बनता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है. तो वहां पे नीड पड़ता है जीन को रेगुलेट करने का. अब जीन रेगुलेशन होगा कैसे, जीन रेगुलेशन को हम कैसे मतलब जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड एट द लेवल ऑफ द ट्रांसलेशन, ठीक है. एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. अब अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में आप ये नहीं बोलोगे कि पहले ट्रांसक्रिप्शन हो गया फिर ट्रांसलेशन हो गया. कायदे से तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है वो पहले एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, बट ये साइमल्टेनियसली बनता रहता है. मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि अभी ट्रांसक्रिप्शन हुआ या ट्रांसलेशन हुआ, और हो कहाँ रहा है, साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोकैरियोट्स के केस में. फिर भी प्रोकैरियोट्स में भी जीन का रेगुलेशन होगा तो एट द टाइम ऑफ द या एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ही होगा, ठीक है. अब अगर यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट में जीन को हम किस किस लेवल पे रेगुलेट कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हो सकता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के लेवल पे हो सकता है. मान लो स्प्लाइसिंग रोक दिया तो भी एक्चुअल एमआरएनए नहीं बनेगा, और अगर एक्चुअल एमआरएनए नहीं बना मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. कोई भी जीन अपना एक्सप्रेशन देता है और वो देता है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. मतलब कि अगर मैंने कहा कि ये जीन एक्सप्रेशन दे रहा है, एक्सप्रेशन दिया तो कैसे दिया, वो जीन एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ, एमआरएनए से प्रोटीन बनाया, मतलब जीन का कन्वर्जन हो गया, मतलब जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया. बट लगातार लगातार एक्सप्रेशन देगा ऐसा गारंटी नहीं है.
वहाँ पे फिर चेक का नीड आता है, और वो जो मतलब रेगुलेशन का जो नीड है वो एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ही हो पाएगा। मतलब अगर मान लो हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे बात करें तो कल मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में कंडक्ट होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अगर मान लो सिग्मा फैक्टर अटैच ही नहीं हुआ तो इनिशिएशन नहीं होगा। अब इनिशिएशन नहीं होगा तो आगे का कोई प्रोसेस नहीं होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो वो जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं देगा। हो गया रेगुलेशन। ठीक वैसे ही एलोंगेशन के लेवल पे या फिर आप बोलो तो टर्मिनेशन के लेवल पे, या मान लो ट्रांसक्रिप्शन हो गया बट ट्रांसलेशन नहीं हुआ। अब ट्रांसलेशन के लेवल पे कहाँ पे चेक कर सकते हैं हम, कहाँ पे रेगुलेशन हो सकता है? तो सबसे पहला मैंने बोला था कि एक्टिवेशन होता है, इसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट स्टेप्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट। पहला था एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, सेकेंड इज चार्जिंग, ठीक है, एंड थर्ड इज इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में बताया गया कि सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आकर के एमआरएनए से जुड़ता है। अगर मान लो स्मॉलर सब यूनिट आके जुड़ा ही नहीं तो ट्रांसलेशन कंडक्ट होगा? नहीं होगा। तो ट्रांसलेशन के लेवल पे चेक, मतलब अगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं दिया, तो जीन का एक्सप्रेशन रुक गया। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम जीन रेगुलेशन को रेगुलेट करते, मतलब जीन को रेगुलेट करते हैं। हर जीन अपना एक्सप्रेशन देता है बट लगातार वो अपना एक्सप्रेशन देता रहे ऐसा नहीं होता है, फिर कहीं ना कहीं रेगुलेशन का नीड पड़ता है, और वो रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ही होगा। ठीक है, यूकैरियोट में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का भी प्रोसेस अगर हम देखें तो पहले एचएनआरएनए बनता है, फिर एक्चुअल एमआरएनए बनता है। तो उस किसी भी बीच के स्टेप में, यानी जो टॉपिक है जीन रेगुलेशन, अब आई होप कि सभी को ये मीनिंग समझ में आ गया होगा कि जीन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। हर जीन अपना एक्सप्रेशन देता है और वो एक्सप्रेशन किस टर्म में देता है? ट्रांसक्रिप्शन करके और ट्रांसलेशन करके। जब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, और ट्रांसलेशन तभी होगा जब ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के भी वेरियस स्टेप्स हैं, चाहे आप प्रोकैरियोट की बात कर लो या यूकैरियोट की बात करो। प्रोकैरियोट का तो डिटेल में आपको पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में है, बट यूकैरियोट का स्टेप्स आपको नहीं पढ़ना है, बट कंपैरेटिव एनालिसिस तो करना है, जो मैंने करा दिया। ठीक है, अब जीन एक्सप्रेशन अगर देगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि लगातार कुछ ही जीन है जो लगातार अपना एक्सप्रेशन देता रहता है, लेकिन सारे जीन नहीं। अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे बताया तुम्हें ये एग्जाम्पल लेकर के कि कोई फीटस अगर ग्रो कर रहा है उम्ब में, तो वहाँ पे फीटस का जैसे न्यूरल ट्यूब बन रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि लगातार सिर्फ न्यूरल ट्यूब ही बनता चला जाता है, या लिम्ब बन रहा है तो लिम्ब ही बनता चला जाता है। एक पॉइंट पे फिर वहाँ पे मतलब जीन को रेगुलेट किया जाता है, वो रुकेगा, दूसरा चीज़ का डेवलपमेंट होगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पे काम चलता है। तो अब जीन का रेगुलेशन का नीड समझ में आया कि जीन रेगुलेशन भी कैसे होगा, तो एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ही हो सकता है। इसीलिए पहले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप्स में कंडक्ट हुआ था, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनमें से कोई भी स्टेप अगर हॉल्ट हो जाए तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, मतलब जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं देगा। वो कंडीशन होता है स्विच ऑफ कंडीशन, जिसमें जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं देगा वो बोला जाएगा स्विच ऑफ कंडीशन। लेकिन अगर कहीं पे जीन एक्सप्रेशन अपना दे रहा है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के टर्म्स में ही करेगा। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंडक्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी होगा, और जीन अपना एक्सप्रेशन दे दिया, वो कंडीशन कहलाता है स्विच ऑन कंडीशन। ठीक है, तो 2 कंडीशन हमारे सामने हैं, व्हेन जीन्स आर इन इनएक्टिव और एक्टिव। अगर एक्टिव है तो स्विच ऑन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, और अगर इनएक्टिव कंडीशन में है, नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन। ठीक है, स्विच ऑफ कंडीशन। चलो अब हम बात करते हैं ओपेरॉन की। देखो ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन को जैकब एंड मोनोड नाम के साइंटिस्ट ने एक ओपेरॉन मॉडल लाए थे इन द ईयर 1961 में, और इसके लिए उन्हें एक नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था 1965 में। तो ओपेरॉन बेसिकली होता क्या है? इट इज अ कलेक्शन और इट इज अ सेट ऑफ जीन्स। ये क्या है? इट इज द सेट ऑफ जीन्स। ये बहुत सारे जीन्स का कलेक्शन है। जैसे यूं मानो आपके माइंड में अगर मान लो यहाँ पे एक वर्ड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ऑर्केस्ट्रा। व्हाट यू मीन बाय ऑर्केस्ट्रा? ऑर्केस्ट्रा का मतलब आप समझ में आ गया कि वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे,
सिंगर होगा और वहाँ पे गाना चल रहा होगा। ऑर्केस्ट्रा तो वही होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ म्यूजिक से रिलेटेड है तो उसको ऑर्केस्ट्रा बोला। ठीक वैसे ही ओपेरॉन जो होता है, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली द सेट ऑफ जीन्स। अब कौन कौन से जीन्स इसमें इन्वॉल्व है? तो सबसे पहले प्रमोटर, देन ऑपरेटर, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक, रेगुलेटरी जीन। तो ये इतने सारे उसमें प्रेजेंट होंगे, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड रेगुलेटरी जीन। अब देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें कल के क्लास में बताया था, जो प्रमोटर होते हैं ना, प्रमोटर की खासियत ये है कि उससे आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए में प्रमोटर सीक्वेंस मिल जाता है तो वो उसके साथ जुड़ करके एमआरएनए को स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो गया, है ना। तो पहला जो है प्रमोटर सीक्वेंस, उसका रोल समझ में आया। व्हाट इज प्रमोटर? प्रमोटर डीएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वहां पे प्रमोटर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और प्रमोटर के साथ बाइंड करने की एबिलिटी किसकी होती है? आरएनए पॉलीमरेज की होती है। इससे आकर के कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये ऑपरेंट के जीन्स का मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूं, बाकी कौन सा ऑपरेंट हम डिस्कस करेंगे वो अभी आगे बताएंगे। तो प्रमोटर ये हो गया। ऑपरेटर बेचारा बड़ा अच्छा चीज है। ऑपरेटर जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम है ओपेरॉन का, वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ को ट्रिगर करता है, वो होता है ऑपरेटर। मतलब ऑपरेटर की वजह से स्विच ऑन कंडीशन होगा, ऑपरेटर की वजह से स्विच ऑफ कंडीशन होगा। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे ऑपरेटर स्विच ऑन स्विच ऑफ कंडीशन में अपना रोल प्ले करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरॉन्स आर प्रेजेंट, बट आपके सिलेबस में लैक ऑपरेंट पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट में आपको ट्रिप ऑपरेंट को भी पढ़ना है, यानी लैक ऑपरेंट एंड ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट, ये दो ऑपरेंट पढ़ना है। ऐसे तो अराबिनोज ऑपरेंट भी होता है ना। तो बहुत सारे ऑपरेंट हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे, जो आपके सिलेबस में है हम उसकी बात करेंगे। बोर्ड लेवल तक सिर्फ लैक ऑपरेंट आपको पढ़ना है, बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आगे जाके ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलो, तो ये ऑपरेटर का हो गया कि ये ट्रिगर करेगा, मतलब इसकी वजह से स्विच ऑन और स्विच ऑफ कंडीशन होता है, ठीक। स्ट्रक्चरल जीन, डिफरेंट ऑपरेंट में स्ट्रक्चरल जीन्स अलग अलग होते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपेरॉन लाइक लैक ऑपरेन, तो देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट, बट अगर हम ट्रिप्टोफैन की बात करेंगे वहां पे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी जीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलेटरी जीन जो है किसी भी ऑपरेन में, यानी कि सेट ऑफ और द कलेक्शन ऑफ जीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट जीन होता है। ये रेगुलेटरी जीन का अपना प्रमोटर होगा। ये रेगुलेटरी जीन अगर प्रमोटर इसका खुद का है तो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए अगर बन गया तो ये अपना खुद का एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है रेप्रेसर प्रोटीन। हाँ, ठीक है। रेगुलेटरी जीन का खासियत ये है कि रेगुलेटरी जीन प्रोड्यूस करता है रेप्रेसर प्रोटीन को, रेप्रेसर प्रोटीन, और ये रेप्रेसर प्रोटीन टेट्रामेरिक होता है। इसकी एबिलिटी होती है ये किसी के साथ जाके बाइंड नहीं करेगा। ये किसके साथ जाके बाइंड करता है? बताओ इनमें से किसके साथ बाइंड करेगा? गेस। प्रमोटर तो भाई अपना फिक्स है कि वो आरएनए पॉलीमरेज ही उसके साथ जाके बाइंड करेगा। ऑपरेटर, रेप्रेसर प्रोटीन ऑलवेज बाइंड विद द ऑपरेटर। देखो यही की कॉन्सेप्ट है। इतनी भाषा अगर आपको समझ में आ गई ना, इतने टर्म्स अगर आपके माइंड में सेट कर गए ना, तो समझ लो कि ये लैक ऑपरेंट जिसको लोग कहते हैं बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, वो एकदम आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। हाँ, एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और नीट में भी एवरी ईयर इससे 3 या 4 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप सोच लो कि 4 क्वेश्चन यानी 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स के लिए आप अगर एक कॉन्सेप्ट को अगर आपको माइंड में रखना है तो अच्छी तरह से उसको माइंड में सेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन और रेप्रेसर प्रोटीन, इतने टर्म्स आए। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेगुलेटरी जीन और रेप्रेसर प्रोटीन में, नाम थोड़ा मिलता जुलता है।
बट ये चीज माइंड में सेट करो कि रेगुलेटरी जीन है जिसका प्रोडक्ट रेप्रेसर प्रोटीन है, मतलब वो जीन लगातार एमआरएनए को सिंथेसाइज करेगा और एमआरएनए फिर फर्दर एज यूजुअल वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस करके कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन क्या है, रेप्रेसर प्रोटीन, जो कि टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है इन द केस ऑफ द लैक ऑपरेंट, टेट्रामेरिक प्रोटीन। ठीक है, चलो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। ओपेरॉन, ओपेरॉन इसकी डिस्कवरी किसने की, माइंड में गया, जैकब एंड मोनोड ने 1961 में इसकी डिस्कवरी की थी। जैकब एंड मोनोड इन द ईयर 1961 और 65 में नोबेल प्राइज भी मिल गया था मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी वाले ग्रुप में। तो ये ओपेरॉन, सिलेबस के अनुसार इसमें हम एक लैक ओपेरॉन को पढ़ेंगे और एक हमें ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को पढ़ना है। ट्रिप ओपेरॉन, ठीक है। लैक ओपेरॉन का मतलब होता है लैक्टोज, लैक का मतलब लैक्टोज, लैक्टोज ओपेरॉन। एक जो यहाँ पे ये डिफरेंस लेके चलते हैं, लैक ओपेरॉन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। दिस इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल नाम से ही लग रहा होगा कि किसी चीज को इंड्यूस कर रहा है, मतलब जनरल कंडीशन में जीन इनएक्टिव कंडीशन में है और जैसे ही इसका जो इंड्यूसर है, यहाँ पे लैक ऑपरेन में लैक्टोज क्या प्ले करता है रोल, ये इंड्यूसर की तरह बिहेव करता है, इंड्यूसर है, इंड्यूसर है, ठीक है। लैक्टोज इज इंड्यूसर, जो इंड्यूस करेगा। उस मीडियम में इसके आने मात्र से जीन का सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या हुआ, लैक्टोज। अभी मैं लैक्टोज का भी रोल समझाऊंगी कि लैक्टोज क्या करता है, और इसलिए इसे बोला जाता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इसे क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ट्रिप ओपेरॉन जो है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, इसको इसका फाइनल पूरा नाम क्या होगा, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है। तो यहाँ पे इसे कहा जाता है रिप्रेसिबल, रिप्रेसिबल ओपेरॉन। मतलब इसमें ट्रिप्टोफैन के आने मात्र से उसका जो जीन का जो सिंथेसिस है वो रुक जाता है, इसलिए रिप्रेस कर दिया। और इसमें क्या है, इंड्यूस कर देता है, वो स्विच ऑन कंडीशन में आ जाता है, इसलिए वो इंड्यूसिबल है। अब लैक्टोज का रोल समझते हैं। लैक्टोज क्या है, एवरीवन नोज लैक्टोज इज अ मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। क्या है ये, लैक्टोज क्या है, इट इज अ डाइसेकेराइड। ये क्या है, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड है तो ये दो मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना होगा, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिल करके लैक्टोज बनेगा, लेकिन ये खुद ब खुद नहीं बनेगा, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसिडेज। कौन सा एंजाइम, बीटा ग्लैक्टोसिडेज, बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम के हेल्प से ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूट जाएगा। अब देखो इसका नीड, हम ये ओपेरॉन जो है किस में पढ़ेंगे, अभी प्रोकैरियोट के केस में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में ही लैक ऑपरेन और ट्रिप्टोफैन ऑपरेन को देखेंगे। तो प्रोकैरियोट में अगर हम लैक ऑपरेन को देख रहे हैं, मतलब लैक ऑपरेन इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो स्पेसिफिक एंजाइम कोड करेगा, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट में डाइसेकेराइड टूटा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में। अब कौन से प्रोकैरियोट में ये स्टडी किए थे, ई कोलाई में। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ई कोलाई, इक्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। अब देखो ई कोलाई का फेवरेट फूड जो होता है, फेवरेट भोजन जो होता है वो होता है ग्लूकोज। अगर मान लो तुम्हारा फेवरेट फूड, या तुम्हें बहुत अच्छा लगता है पिज़्ज़ा खाना, और कोई तुम्हारे सामने में कुछ अलग ऐसा रख दिया जाए जो तुम्हारे चॉइस का नहीं है, तो तुम क्या प्रेफर करोगे, तुम तो पिज़्ज़ा ही खाओगे, है ना। और अगर पिज़्ज़ा नहीं है तो तुम कोशिश करोगे कि भाई पिज़्ज़ा के कुछ इक्विवेलेंट कुछ हमें मिले,
जो कि हम उसको ले सके, है ना। ठीक यही केस बैक्टीरिया के केस में होता है। बैक्टीरिया का फेवरेट फूड ग्लूकोज होता है। अब ये इसलिए मैं समझा रही हूँ। अब एक जैसे यहाँ पे देखो, नॉर्मल कंडीशन हम पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ दिस इज आई का मतलब इंड्यूसर मत समझना, अभी बताऊंगी क्या है। दिस इज पी, दिस इज ओ, दिस इज जेड, स्मॉल में लिखेंगे, वाई एंड ए। अब ये जो है दिस इज रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन लगातार एमआरएनए को सिंथेसाइज करता है, तो एमआरएनए का सिंथेसिस ये खुद ब खुद तो नहीं कर लेगा, क्योंकि इसके पास भी अपना प्रमोटर, ये इस प्रमोटर का हेल्प नहीं लेगा, इसका अपना ओन प्रमोटर होता है। ये प्रमोटर यहाँ है, ठीक है, समझ में आया। आई रिप्रेजेंट द रेगुलेटरी जीन, इट इज नॉट द इंड्यूसर। ये लैक्टोज नहीं है, इंड्यूसर नहीं है, ये रेगुलेटरी जीन है जिसको सिंबल के तौर पे हम स्मॉल आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि ये लगातार एमआरएनए का सिंथेसिस करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रमोटर। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड कर जाएगा और एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही सारे कॉन्सेप्ट है जो मैंने प्रीवियसली पढ़ाया है। अब इसके बाद ये टेट्रामेरिक प्रोटीन, मतलब ये जो जीन है वो अपना एक्सप्रेशन देगा, फाइनल इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट होता है रेप्रेसर प्रोटीन। रेप्रेसर प्रोटीन, रेप्रेसर प्रोटीन किस जीन का प्रोडक्ट है, ये क्वेश्चन आता है। रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है, ठीक है। और रेप्रेसर प्रोटीन रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है। दिस इज बेसिकली, अब जैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एमआरएनए बन गया, ट्रांसलेशन हुआ तो ये प्रोटीन बन गया। इस प्रोटीन की एफिनिटी मैंने आपको बताई है अभी कि इसकी एफिनिटी होती है ऑपरेटर के साथ, तो ये इससे जाके बाइंड कर जाएगा इससे। ये जनरल कंडीशन में ऐसा होता है, बाइंड किया। अब बेचारा ऑपरेटर का कंफर्मेशन पूरा चेंज। और ऑपरेटर का काम क्या है, ऑपरेटर सिग्नल देता है किसे, प्रमोटर को। अब बेचारा प्रमोटर को सिग्नल ही नहीं मिलेगा। सिग्नल किस चीज का देगा कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड कर लेना। अब ये तो खुद आ गया है, कंफर्मेशन ही चेंज हो गया है, तो ये इसको सिग्नल नहीं दे पाएगा। सिग्नल नहीं दिया तो आरएनए पॉलीमरेज अगर आता भी है तो भी इससे बाइंड नहीं करेगा। नहीं बाइंड किया तो क्या होगा, नो एमआरएनए सिंथेसिस, मतलब नो एमआरएनए सिंथेसिस। और अगर एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं हुआ मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, ना ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा। अब ये जो जेड जीन है वैसे ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन कोड करता है लेक परमीएज एंड ए ट्रांसएसिटाइलेज, ट्रांसएसिटाइलेज। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, जेड जीन किसको कोड करता है, कौन सा एंजाइम, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज। वाई किसको करता है, लैक परमीएज। ए किसे करता है, ट्रांसएसिटाइलेज। ये याद करना होगा। अब अगर एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं हुआ तो मतलब एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होने का मतलब हो गया नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो, अगर ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन। ना ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा। कंडीशन कौन सा बन गया, ये पहला कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन इज स्विच ऑफ कंडीशन। जीन एक्टिव कंडीशन में होगा या इनएक्टिव, यस, जीन इनएक्टिव कंडीशन प्रेजेंट, यानी जीन इनएक्टिव कंडीशन में। बहुत ही सिंपल तरीके से इसका एक जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने समझा दिया। अब शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा। बच्चे अटकेंगे कहाँ पे, यहाँ पे अटकेंगे, इनको इससे प्रॉब्लम होगी। आई इंड्यूसर से कंफ्यूज होंगे, इंड्यूसर नहीं है ये रेगुलेटरी जीन है, ठीक है। रेगुलेटरी जीन की खासियत है कि वो लगातार 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 रेप्रेसर प्रोटीन बनाता रहता है, ठीक है। अब ये यहाँ तक बनाने के लिए पहले उसको एमआरएनए बनाना होगा। एमआरएनए बनेगा तब जाकर रेप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ये एक, और ये विद द हेल्प ऑफ अपने प्रमोटर से करेगा। तो प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड किया, एमआरएनए बन गया। इसके बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस ट्रिगर हुआ और रेप्रेसर प्रोटीन बन गया, जो कि एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है। टेट्रामेरिक
प्रोटीन है। अब किसकी एफिनिटी किसके साथ है ये सबके माइंड में होना चाहिए। प्रमोटर की एफिनिटी किसके साथ होगी? आरएनए पॉलीमरेज के साथ। ऑपरेटर की एफिनिटी किसके साथ रही? रेप्रेसर प्रोटीन के साथ। और ऑपरेटर बेचारा फ्री रहता तो शायद प्रमोटर को इंस्ट्रक्शन दे पाता, लेकिन ये बेचारा तो रेप्रेसर प्रोटीन तो इसको छोड़ेगा नहीं क्योंकि इसकी एफिनिटी इसके साथ है, इसे जाके बाउंड हो गया तो ऑपरेटर का कॉन्फर्मेशन पूरा चेंज्ड। प्रमोटर बेचारा उसको समझेगा भी नहीं कि ये क्या है ना, और ना ये अपना इंस्ट्रक्शन दे पाएगा उसको। तो आरएनए पॉलीमरेज अगर आता भी है तो भी ये इसे बाइंड नहीं करेगा। और हमने आपको बताया ये पहला रूल है कि आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर सीक्वेंस के साथ बाइंड नहीं करता है तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। तो एमआरएनए सिंथेसिस नहीं हुआ, और अगर एमआरएनए सिंथेसिस नहीं हुआ तो प्रोटीन भी सिंथेसाइज नहीं होगा। ये अलग बात है कि ये जो 3 यहाँ पे हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ZYA, ये बेसिकली लैक ऑपरेंट में स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। कितने जीन हैं इसमें? 3। ZYA सीक्वेंस में लिखना है, या जब कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि मतलब विच सीक्वेंस इज एप्रोप्रिएट फॉर द लैक ऑपरेंट, तो लैक ऑपरेंट के स्ट्रक्चरल जीन के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो सीक्वेंस यही रहेगा ZYA। गलती से भी AYZ नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। ZYA। Z किसको कोड करता है? बीटा ग्लैक्टोसिडेज को। Y किसे कोड करता है? लैक परमिएज को। A किसे कोड करता है? ट्रांसएसिटाइलेज को। ठीक है, तो नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन मतलब स्विच ऑफ कंडीशन, और स्विच ऑफ कंडीशन मतलब जीन जो है वो इनएक्टिव कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पहला सिचुएशन था। तो नॉर्मल कंडीशन में लैक ऑपरेंट इकोलाई के केस में अगर हम देखें तो स्विच ऑफ कंडीशन रहता है। ठीक है, अब मान लो मीडियम में इंड्यूसर आ गया, अब क्या होगा? अब दूसरा कंडीशन बनेगा स्विच ऑन। व्हाई वी कॉल इट दिस लैक ऑपरेंट इज इंड्यूसिबल ऑपरेंट, Why not repressible operant? तो अभी तुमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में इन जनरल वे में जब मीडियम में, आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर लेना कि इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, फर्स्ट कंडीशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर के एब्सेंस में ये कंडीशन बनता है, स्विच ऑफ कंडीशन बनता है। अब देखेंगे कि इंड्यूसर अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? बी कंडीशन इज in the presence of inducer। और इंड्यूसर क्या है यहाँ पे? लैक ऑपरेंट में इंड्यूसर क्या है भाई? लैक नाम ही क्यों पड़ा? इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज है। तो यहाँ पे इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज है, जो कि एक डाइसैकेराइड है, अभी बताया भी था। ठीक है, अब मीडियम में मान लो इंड्यूसर आ गया यानी कि लैक्टोज आ गया, तो अब कंडीशन क्या बनेगा? mRNA, ये प्रमोटर की वजह से, दिस इज रेगुलेटरी जीन जिसको आई से इंडिकेट किया। P इज प्रमोटर सीक्वेंस जिससे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। बाइंड किया, mRNA का सिंथेसिस हो गया, लेकिन किसका? रेगुलेटरी जीन का। अब इसके बाद ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस करके 1 2 3 4 टेट्रामेरिक प्रोटीन रेप्रेसर प्रोटीन को बना देगा। रेप्रेसर प्रोटीन which is tetrameric in nature, tetrameric in nature। अब मीडियम में मैं रेड कलर से लैक्टोज को लेकर के आती हूँ। दिस इज लैक्टोज, या इसे हम बोल सकते हैं इंड्यूसर। ठीक है, इंड्यूसर आ गया। अब अभी तक जो तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया गया है उसमें बताया गया है कि प्रमोटर की एफिनिटी आरएनए पॉलीमरेज के साथ है, या यूं बोलो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ जाके जुड़ता है, एमआरएनए शुरू हो जाता है बनना, यानी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। जो रेप्रेसर प्रोटीन जो कि रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है वो बाइंड करता है किससे? ऑपरेटर के साथ, यानी उसकी एफिनिटी ऑपरेटर के साथ है। ठीक, अब इंड्यूसर की एफिनिटी किसके साथ है? इंड्यूसर की एफिनिटी रेप्रेसर प्रोटीन के साथ है, इसके साथ है।
तो ये देखा, इधर उधर कुछ नहीं देखा, ये डायरेक्ट इससे जाके बाउंड हो जाएगा। तो बाउंड हो जाएगा मतलब ये वाला कंडीशन। ठीक है, ये इससे बाइंड हो गया। अब बेचारा ये जाएगा, ऑपरेटर बेचारा बोलेगा कौन सा नया बंदा आ गया भाई, मैं तो इसको जानता भी नहीं, ये क्या है, क्या चीज़ है, क्योंकि इसका कंफर्मेशन चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब ये अगर इसके पास जाएगा भी तो ये इसके साथ बाउंड नहीं हो पाएगा। तो ऑपरेटर फ्री ना, ऑपरेटर अगर फ्री है यहाँ पे, ये फ्री हुआ, और अगर फ्री है तो ये इंस्ट्रक्शन देगा किसे, ये इंस्ट्रक्शन देगा प्रमोटर को कि भाई तुम आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड कर लो। आरएनए पॉलीमरेज आया, इसके साथ जुड़ा और एमआरएनए सिंथेसिस हो गया। एमआरएनए सिंथेसिस आकर, अब अगर एमआरएनए सिंथेसिस हुआ और आपको पहले से पता है कि जेड जीन किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई इज लेक परमीएज and A is ट्रांसएसिटाइलेज, ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, अब अगर एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही गया, और अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो वो प्रोटीन को भी फॉर्म कर लेगा, मतलब वो ट्रांसलेशन का भी प्रोसेस कंडक्ट कर लेगा। ट्रांसलेशन तो जीन सिंथेसिस हो गया ना, बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन सिंथेसिस हो गया। अब ये बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और बैक्टीरिया का फेवरेट फूड क्या है, ग्लूकोज, तो उसको तो लैक्टोज मिला लेकिन वो लैक्टोज नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नहीं चाहिए, उसका फेवरेट फूड ग्लूकोज है। तो जब तक कि ये लैक्टोज टूटेगा नहीं, और लैक्टोज को तोड़ेगा कौन, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो जैसे ही गैलेक्टोज और ग्लूकोज में ये टूटा, ग्लूकोज मिल गया बैक्टीरिया को। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन, इसका जीन का एक्सप्रेशन आ गया है ना। तो ये कंडीशन क्या हुआ, स्विच ऑन कंडीशन, दिस इज स्विच ऑन कंडीशन। और अगर ये स्विच ऑन कंडीशन है मतलब इसमें जितने भी जीन्स हैं, जीन्स आर इन इनएक्टिव, मत बोलना, इन एक्टिव कंडीशन, ठीक है, तो इसको स्विच ऑन कहा जाता है। अब सही बात है जो मैंने तुम्हें फर्स्ट स्लाइड में बताया कि भाई यहाँ पे ऑपेरॉन को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वाला कहा गया है। स्विच ऑन स्विच ऑफ कौन ट्रिगर करता है, ऑपेरॉन ही तो किया। ऑपेरॉन से जब जाकर के रेप्रेसर प्रोटीन बाइंड किया तो ऑपेरॉन जो था वो मतलब ऑपेरॉन नहीं, ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। ऑपरेटर को हम बोल रहे हैं ना। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुई, जानबूझ के कंफ्यूज हुई। ऑपेरॉन और ऑपरेटर में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ऑपरेटर भी चॉइस में होगा, बट पहला जो ऑप्शन होगा आपका ऑपेरॉन होगा, ऐसा भी है। और मोस्ट ऑफ द बच्चे ऑपेरॉन लगा के आएंगे, गलत हो जाएंगे। Operon is a set of genes. उसके one of the gene is operator. ऑपरेटर के साथ रेप्रेसर प्रोटीन बाउंड होता है ना। अगर बाउंड होता है तो स्विच ऑफ कंडीशन है, अगर नहीं बाउंड हुआ स्विच ऑन कंडीशन है। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, ऑपरेटर, ना कि ऑपेरॉन। ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रक्चरल जीन बता दिया। लैक ऑपरेंट के केस में 3 जीन है, ZYA। रेगुलेटरी जीन का क्या फंक्शन है, ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज करता है किसको, रेप्रेसर प्रोटीन को। किसके साथ एफिनिटी है, तो प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, ऑपरेटर के साथ रेप्रेसर प्रोटीन जुड़ेगा, एंड रेप्रेसर प्रोटीन के साथ इंड्यूसर जुड़ेगा। अगर मीडियम में इंड्यूसर आ गया तो इंड्यूसर की एफिनिटी किसके साथ है, रेप्रेसर प्रोटीन के साथ, तभी तो वो उसके साथ बाइंड करके रेप्रेसर प्रोटीन का कन्फर्मेशन चेंज कर दिया। और अगर एक बार इसका कन्फर्मेशन चेंज हुआ, वो बेचारा अगर ऑपरेटर के पास जाएगा भी तो ऑपरेटर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ऑपरेटर फ्री, वो फ्री इंफॉर्मेशन देगा या इंस्ट्रक्शन देगा प्रमोटर को कि भाई तुम आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड कर जाओ। बाइंड हो जाएगा, एमआरएनए का सिंथेसिस भी होगा, जीन सिंथेसिस हो गया। अब जीन ही सिंथेसिस तो चाहिए क्योंकि लैक्टोज वो लेगा नहीं, लैक्टोज टूटेगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में जैसे ही लैक्टोज टूटा, ग्लूकोज मिल गया, काम की चीज़ मिल गई बैक्टीरिया को। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैक ऑपरेंट। आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलो अच्छे से पढ़ते रहो, फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रिप ऑपरेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय।